इमेजिन कीजिए एक ऐसा गुनाह जो इतना खौफनाक हो कि मौत के बाद भी कोई अपना बदला लेने वापस आ जाए। जी हां, आज के इस खास विश्लेषण में हम दिल्ली के करोल बाग की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी साबित करती है कि जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर देता है तो उसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होता है। 3 जिगरी दोस्त, 3 बिल्कुल नामुमकिन मौतें और एक ऐसी भटकी हुई आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ खून से अपना बदला पूरा करना चाहती है। आखिर इन मौतों के पीछे का असली राज है क्या? तो दोस्तों, हॉरर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस डार्क और मिस्टीरियस दुनिया के सबसे गहरे राज खोलने से पहले जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से, जब विक्की नाम का एक लड़का अपने घर में बिल्कुल अकेला था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो सोने के लिए अपने कमरे में जाता है, पर अचानक नोटिस करता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है, जबकि उसे याद था कि उसने दरवाजा बंद किया था। तभी बिना किसी के छुए टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, और इससे पहले कि विक्की कुछ समझ पाता, कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आती है जो सीधे उसकी हड्डियों में कंपकपी पैदा कर देती है। विक्की, तूने मेरा वीडियो डिलीट क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये आवाज प्रिया की थी, एक ऐसी लड़की जिसकी मौत हुए काफी वक्त गुजर चुका था। सोचिए उस वक्त विक्की का क्या हाल हुआ होगा। दहशत के मारे वो फोन को दूर फेंक देता है। तभी पूरे कमरे की लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमाने लगती हैं, और कमरे के ही एक अंधेरे कोने से किसी के सिसकने की, रोने की आवाज आने लगती है। विक्की घबराकर अपने फोन की फ्लैशलाइट से इधर उधर देखता है, पर कोई नजर नहीं आता। और तभी बिल्कुल उसके पीछे से कोई उसे छूता है और एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजती है, पीछे तो देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। विक्की जैसे ही पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने प्रिया खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा खून और कीचड़ से सना हुआ था। ये कोई आम इंसान नहीं था। प्रिया के शरीर पर इतने गहरे घाव थे कि उसकी हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थीं। यह नजारा इतना भयानक था कि विक्की अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया, और अगले ही पल प्रिया ने अपना हाथ सीधा विक्की के सीने में घुसा दिया और सच में उसकी छाती फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो पूरी तरह से चकरा गए। कमरे में कोई हथियार नहीं, कोई सुराग नहीं, इस मौत का कोई भी लॉजिकल कारण नहीं मिल रहा था। आखिर में हार मानकर पुलिस ने उस केस को वहीं बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। विक्की की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठीक 1 हफ्ते बाद इस कहानी का दूसरा पन्ना खुलता है। इस बार बारी थी दूसरे दोस्त राहुल की। रात के करीब 11 बज रहे थे और वो मेट्रो स्टेशन पर बिल्कुल अकेला खड़ा आखिरी मेट्रो का इंतजार कर रहा था। उस अजीब से सन्नाटे में अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, और तभी छम छम पायल की आवाजें उसके करीब आने लगती हैं। राहुल खौफ से चीख पड़ता है, कौन है? सामने आओ। और अगले ही सेकंड प्रिया की रूह हवा में से निकलकर ठीक उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, लो, तुमने बुलाया और मैं आ गई। प्रिया राहुल को घूरते हुए बिल्कुल वही अल्फाज दोहराती है जो कभी राहुल ने उसे कहे थे। याद है ना मेरा हाथ? आज तो मना मत करना, चलना, पार्टी करते हैं। अब राहुल को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। वो पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन के सामने जा गिरता है। पलक झपकते ही उसकी मौत हो जाती है। और आपको पता है सबसे अजीब बात क्या थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस खौफनाक मौत की वजह को बड़े ही रहस्यमयी तरीके से हार्ट अटैक लिख दिया गया। अब तक 2 दोस्तों की इतनी भयानक तरीके से जान जा चुकी थी, और ये बात तीसरे दोस्त नीरज को अच्छी तरह समझ आ गई थी कि प्रिया की आत्मा वापस लौट आई है। अपनी जान बचाने के लिए नीरज दिल्ली छोड़कर सीधा नोएडा भाग जाता है। उसे लगा कि वो शायद बच जाएगा। नोएडा में एक पार्टी के दौरान जब नीरज फ्रेश होने वॉशरूम जाता है और अपने चेहरे पर पानी मारता है, तो जैसे ही वो शीशे में देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीशे में उसे अपना अक्स नहीं दिख रहा था। उसे घूर रहा था खून और कीचड़ से सना हुआ प्रिया का वो भयानक चेहरा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थीं। और फिर उसी शीशे के अंदर से एक बेहद खौफनाक आवाज आती है, नीरज, चलो ना, पार्टी करते हैं। दहशत के मारे नीरज का दिमाग काम करना बंद कर देता है।
वो चीखते हुए वॉशरूम से बाहर भागता है, लेकिन हड़बड़ाहट में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है। वो इतनी बुरी तरह नीचे गिरता है कि उसकी गर्दन की हड्डी वहीं टूट जाती है और मौके पर ही नीरज की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। तब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब महज कुछ अजीब हादसे थे या फिर ये बहुत ही शातिराना तरीके से की गईं सिलसिलेवार हत्याएं थीं। एक के बाद एक हुई इन मौतों ने पुलिस को भी अब इस पूरे मामले को एक क्रिमिनल मिस्ट्री के नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया था। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। पहले हफ्ते में विक्की का उसके अपने ही घर में मर्डर होता है, दूसरे हफ्ते में राहुल मेट्रो स्टेशन पर मारा जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद नीरज नोएडा में सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। पुलिस ने जब इन कड़ियों को जोड़ा तो उनके होश उड़ गए। ये तीनों मरने वाले कोई अजनबी नहीं बल्कि बहुत पक्के दोस्त थे। अब तो जांच की सुई सीधा चौथे और आखिरी बचे हुए दोस्त की तरफ घूमने ही थी। पुलिस बिना वक्त गवाए उस चौथे दोस्त लोकेश को उठा लाती है और इंटेरोगेशन रूम में लोकेश एक ऐसा सच उगलता है जो किसी का भी दिल दहला दे। लोकेश कांपते हुए कबूल करता है कि इन चारों ने मिलकर कॉलेज की एक बहुत ही सीधी सादी और शांत लड़की प्रिया को अपना शिकार बनाया था। उन्होंने उसे लगातार परेशान किया, आते जाते उस पर भद्दे कमेंट्स किए, गंदे गाने गाए और एक दिन तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने मेट्रो स्टेशन तक उसका पीछा किया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। प्रिया खुद को बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन मेट्रो की उस भारी आवाज में उसकी मदद की पुकार हमेशा हमेशा के लिए दब कर रह गई। इस हैरासमेंट और लड़कों द्वारा बनाए गए एक वीडियो ने प्रिया को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। लोकेश ने पुलिस को बताया कि उस दिन की घटना से वो इतनी ज्यादा डर गई थी और इतना बेबस महसूस कर रही थी कि उसने उसी रात अपनी छत से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घटना विक्की की मौत से ठीक 1 महीने पहले हुई थी। ये खौफनाक सच्चाई बताने के बाद लोकेश पुलिस वालों के पैरों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, उसे बाहर मत जाने दो। लेकिन पुलिस ने उसे जेल में रखने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, जाओ, अब वही तुम लोगों के गुनाहों का फैसला करेगी। और इसी के साथ पुलिस ने उसे वापस उस खौफनाक अंधेरी रात में अकेले मरने के लिए बाहर धकेल दिया। अब आता है इस खौफनाक कहानी का सबसे भयानक हिस्सा। लोकेश कांपता हुआ अपने घर पहुंचता है। उसे पता था कि आज उसकी आखिरी रात है। जैसे वो अंदर कदम रखता है, अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा, सिवाय एक जलती हुई मोमबत्ती के। और उसी सन्नाटे के बीच अचानक लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के नंगे पांव चढ़ने की खटखट आवाज आने लगती है। लोकेश घबराकर अपनी टॉर्च जलाता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो देखता है कि सामने दीवार पर 2 हाथों के निशान खुद ब खुद उभर रहे हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। तभी वो इकलौती मोमबत्ती भी रहस्यमय तरीके से बुझ जाती है और अगले ही पल अंधेरे में लोकेश को महसूस होता है कि किन्हीं बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने उसकी गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ लिया है और हवा गायब हो रही है। अगली सुबह जब ठीक 6 बजे पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो सामने सोफे पर लोकेश की बेजान लाश पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खौफ के मारे पूरी तरह फटी हुई थी, जैसे उसने अपनी मौत को साक्षात सामने देखा हो। और सबसे डरावनी चीज, उसकी गर्दन पर किसी के हाथों से बुरी तरह दबाने के गहरे नीले और काले निशान मौजूद थे। इसी के साथ प्रिया के उस दर्दनाक इंतकाम का खूनी चक्र हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अतीत के भयानक गुनाह कभी सच में दफन हो पाते हैं, या फिर कर्म हर हाल में किसी भी कीमत पर अपना खूनी कर्ज वसूल कर ही लेता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों के लिए हॉरर अड्डा से जुड़े रहें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।